आप देख रहे हैं समग्र चेतना, बूंद बूंद में सच। नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा और आप देख रहे हैं समग्र चेतना। आज हमारे साथ हैं भारत रक्षा मंच के पूर्णकालिक सदस्य आशीष वाजपेयी जी। हम इनसे बातचीत करेंगे रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के और लव जिहाद जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार ये काम कर रहे हैं। भारत रक्षा मंच और क्या कर रहा है, इसकी नींव क्यों डाली गई, हम सब चीज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये पूर्णकालिक सदस्य है, ये पूर्णकालिक सदस्य, इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा समझाएं। आपके सभी चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार। मैं आशीष वाजपेयी। भारत रक्षा मंच का एक पूर्णकालिक एक ऐसा एक समझिए एक पहचान होती है जो घर परिवार छोड़ के समाज, राष्ट्र और धर्म के लिए पूर्णकालिक का मतलब ही यही होता है। जो संघ के बड़े बड़े प्रचारक निकले या जो भी समाज के परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं वो पूर्णकालिक पूरा घर छोड़ के कर रहे हैं। तो उसी तर्ज पे हमारे जो पूजनीय गुरु जी आदरणीय श्री सूर्यकांत केलकर जी, जो 1966 से प्रचारक जीवन की शुरुआत किया और लगभग 2010 तक वो प्रचारक जीवन को बिताते हुए देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते रहे। 2010 में भारत रक्षा मंच का उन्होंने निर्माण इसलिए किया जो इस देश के अंदर अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्या आ रहे थे और हमारे हक को मार रहे थे, हमारी व्यवस्थाओं को चैलेंज कर रहे थे और कहीं ना कहीं यहाँ इस देश के अंदर हिंदुओं की व्यवस्था को चैलेंज करते हुए, बीमारी को देखते हुए उन्होंने 27 जून को भोपाल में एक सेमिनार के माध्यम से भारत रक्षा मंच का निर्माण किया और लगभग 10 सालों में लगातार यात्रा करते रहे। तो उसी भारत रक्षा मंच के पूर्णकालिक कार्यकर्ता विस्तारक होने के नाते मैं देश के विभिन्न प्रांतों में काम करता हूँ। नहीं, आप क्या ये जो पूर्णकालिक सदस्य क्या मतलब क्या, आप शादी नहीं करेंगे क्या? शादी का ऐसे दायित्व पे है। शादी मुझे लगता है देश के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना शादी से देश के लिए काम कर रहे हैं। मुझे भी शायद पूर्णकालिक सदस्य वही बनता है जो शादी नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा होता है। मैंने संकल्प लिया है कि शादी ना करते और आदरणीय गुरु जी के सानिध्य में उनके देश और देश राष्ट्र के लिए काम पूरी निष्ठा ईमानदारी से करने का लगातार प्रयत्न रहेगा, प्रयास रहेगा। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के आप रोहिंग्या मुसलमानों को क्यों खदेड़ना चाहते हैं, अगर उनसे समस्या क्या है? रोहिंग्या मुसलमान समस्या आप इस देश के जरा से जागरूक नागरिक या आम आदमी पूछिए, पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, उन्होंने अपने अपने लिए देश बना लिया। जब आपने मुसलमानों के लिए एक पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, तो भारत में जो पाकिस्तान या बांग्लादेश से जो घुसपैठ के रूप में आ रहे हैं उनका इस देश में भारत में आने का कारण क्या कारण है, क्यों उनको जगह दी जानी चाहिए? और ये बीमारी हर एक आम नागरिक को समझ में आना चाहिए। हर एक आम नागरिक को समझ में आना चाहिए कि वो हमारे हक को मार रहे हैं। तो इस पे भारत रक्षा मंच लगभग पिछले 10 सालों से लड़ाई लड़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी सफलताएं भी मिली, आपने देखा होगा। क्योंकि ये डेली 5000 लोग अवैध घुसपैठिए, लगभग 5000 लोग आते थे। कहाँ आते थे? भारत में सीमा। ये कहाँ आंकड़ा है? ये आपके आंकड़ा आप जाइए, आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। आप किसी वेबसाइट पे देखेंगे जो इस देश के अंदर अवैध घुसपैठे, हम आंकड़े भी आपको दे सकते हैं कुछ, क्योंकि मेरे पास इसमें तथ्य भी है। जो ये 5000 अवैध घुसपैठे डेली आ रहे थे, पंजाब हो चाहे बंगाल हो चाहे आपका आसाम हो, इन राज्यों में आप देखेंगे 5000 डेली आ रहे थे। तो वो यहाँ आ रहे थे, वो यहाँ पे घर बसा रहे हैं, वो यहाँ पे रह रहे हैं। और आज अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशियों का केवल बंगाल आसाम में नहीं, मैं मानता हूँ इस देश के अंदर ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ तक अवैध घुसपैठिए हमारे आपके घर तक दस्तक दे चुके हैं। और इस बीमारी के लिए हम सभी समाज को आगे आना चाहिए और कहीं ना कहीं देश के अंदर बहुत से लोग काम कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है इनकी पहचान हुई भी है और बहुत से खदेड़े गए हैं। आपने देखा होगा जो ये CNRC जो विषय आया, ये भी बाद में आया और इस पे देखा होगा आपने इनका साथ कौन दे रहे हैं? इस देश के अंदर हिंदू आदि विचारधारा से काम करने वाले लोग या राष्ट्रवाद के लिए काम करने वाले लोगों के सिवा क्या जो विभिन्न पार्टियां लड़ रही हैं, क्या उन पार्टियों ने उन्होंने ही विरोध किया? कहीं CNRC अवैध घुसपैठियों का मेरा तो एक नारा भी है, जो दो घुसपैठ रोहिंग्या हैं, जो घुसपैठ समर्थक मौन, उसको समझो देश विरोधी। आप मुझे बताइए, घुसपैठ जैसी समस्या के लिए कितने लोग विषय उठा रहे हैं?
नहीं, बीजेपी ने तो सीए एनआरसी कानून बकायदा लाई। नहीं तो बीजेपी ने लाया, बीजेपी राष्ट्रवाद की विचारधारा से उन्होंने, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों ने जम्मू कश्मीर पे जाकर राष्ट्र धर्म के लिए उन्होंने प्राण का निछावर कर दिए, तो उनके पहले दिन से उद्देश्य थे भारत धारा 370 35 से सीए एनआरसी अवैध घुसपैठी बांग्लादेशी बीमारियों को ध्यान में रखते उन्होंने लगातार मुद्दे पर काम किया। तभी आज बीजेपी देखिए 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही। शायद उन्होंने काम किया, इसलिए जनता ने उनको पहचाना, जनता ने उनको स्वागत किया, जनता ने उनको सत्ता दी। और जिन्होंने इसका विरोध किया, जिन्होंने सीए एनआरसी का विरोध किया, जिन्होंने अवैध घुसपैठे बांग्लादेशों दोषी जो लोग आ रहे थे उन पे कहोगे मौन धारण कर रखा था, तो इसलिए जनता ने उनको कोने में बिठा दिया। ये कालेकर जी, ये तो संघ के पूर्व कालिक सदस्य थे, फिर ये भारत अच्छा मंच क्यों उन्होंने बनाया? सूर्यकांत केलकर जी लगभग 2010 तक 1966 से 2010 तक देश के वरिष्ठ प्रचारक रहे। उन्होंने उड़ीसा में काम किया, पंजाब में काम किया। इन सब जगह काम करने के बाद इस विषय को उन्होंने इसीलिए उठाया क्योंकि बहुत सी पार्टियां, बहुत सी इस देश का प्रबुद्ध समाज कह लें, बल्कि लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि आप मुझे बताइए कि देश के अंदर बांग्लादेशी आ रहे हैं, इनको कैसे पहचान करोगे। लेकिन उन्होंने कहा मैं इस लड़ाई को लड़ा, मैं इस पे काम करूंगा। उन्होंने किया। आपने देखा होगा बंगाल में लेजर लाइट लगी, नाकाबंदी हुई, और आपने देखा जो सीमावर्ती गाँव का आदान प्रदान हुआ, ये उन्हीं की देन है। सीए एनआरसी जैसे बिल लाने का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। और जो वरिष्ठ प्रचारक होते हैं उन्हें ज्यादा इन सब चीजों से पब्लिकली बहुत मायने नहीं रखता। उन्होंने लगा वो भी एक संत के रूप में होते हैं, आप देखेंगे काम करते रहते। कितने बांग्लादेशी भारत के अंदर आ चुके हैं अब तक, कोई आंकड़ा है आपके पास? हाँ, मुझे लगता है कि मैं टोटल फिगर तो खैर लेके नहीं आया, मुझे लगता है कि इनकी लाखों की संख्या में है। कम से कम आप लाखों करोड़ों कह सकते हैं इस देश के अंदर। कम मुझे ऐसा लगता है, या जो आंकड़े दर की इस देश के अंदर कम से कम जितना बड़ा गुजरात की जनसंख्या, लगभग 5 करोड़ से अधिक इस देश के अंदर अवैध घुसपैठी बांग्लादेशी हैं। मतलब सोचिए एक राज्य, इनसे क्या समस्या है? 5 करोड़ लोग हैं, कहीं पड़े रहेंगे, क्या दिक्कत क्या है? क्यों नहीं दिक्कत भैया, इस देश के हर एक संसाधन, हर एक व्यवस्था सीमित है हमारे देश में। आप क्या इस देश का जो विश्व की पटल पे हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, क्या बांग्लादेश में उनको स्वागत हो रहा है? वो सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं? क्या पाकिस्तान में योजनाओं का लाभ ले रहे हैं? भाई 1951 में पाकिस्तान बना, 1947 में पाकिस्तान बन गया, 1951 में आपने देखा बांग्लादेश बन गया होगा। तो जब उन्होंने अपने लिए देश मांग लिया तो उन लोगों को यहाँ देश में आने की क्या जरूरत है? उनको इन व्यवस्थाओं को लेने की क्या आवश्यकता पड़ती? भाई हमारे देश में लोगों की कमी है, हमारा देश विश्व के पटल पे दूसरे नंबर पर जनसंख्या के मामले में है, तो हमारे लोग उनको हम बोझ क्यों ले, बताइए? ये समस्या है ना देश की। क्या इस पे क्या जो पार्टियां आज राजनीतिक क्षेत्र में देख लीजिए या विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, और क्या इनको चिंतन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कभी इस पे आवाज उठाते हैं? 5 करोड़ लोग बोझ बन गए हैं, 125 करोड़ से ज्यादा देश की आबादी हो चुकी है, ये बोझ नहीं लग रहा आपको? जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है। हाँ, जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल इस देश के अंदर। बताइए भैया, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर हम लोग मांग करते हैं, या देश के विभिन्न हिंदुवादी संगठन मांग करते हैं, या विभिन्न हिंदू विचारधारा के लिए काम करने लोग कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सख्त आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। आने से क्या होगा भैया? इन पे भैया 2 बच्चे देखो, जो एक चीज और मैं आपको बताऊं, जो जनसंख्या नियंत्रण बढ़ाना एक सोची समझी रणनीति है। विश्व की पटल पर लगभग 56 से 57 कंट्रियां जो हैं, और उसमें कुछ कट्टरपंथी जिहाद मानसिकता फैलाने वाले, जो लव जिहाद फैलाने वाले लोग हैं, उनकी प्लानिंग है कैसे इस देश को इस्लामीकरण और ईसाईकरण किया जाए, कैसे इस देश को इस्लामीकरण और ईसाईकरण किया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है। मैं लगभग उत्तराखंड में काम भी किया है, मेरा लगातार प्रयास भी रहता है। देश के विभिन्न देवस्थानों पर आप देखेंगे, देश के विभिन्न देवस्थानों पे एक सोची समझी रणनीति के तहत मुस्लिम होते हुए समृद्ध मुसलमान हैं जिनके कट्टरतापंथी और जिहाद फैलाने की मानसिकता के तौर पे जाएंगे, वहां जमीन खरीदेंगे, वहां पे मुस्लिम होते हुए, भैया अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हैं आप? मुस्लिम होते हुए कलावा टीका लगाकर अपनी पहचान छुपाते हैं और हमारे हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद की जाल में फंसाते हैं। ये देश के लिए बहुत शर्मसार करने वाला विषय है। मुझे लगता है इससे ज्यादा विषय कोई बड़ा हो नहीं सकता है। और भारत रक्षा मंच इस देश के अंदर लगातार ये मांग कर रहा, जिस तरह से लव जिहाद फैलाई जा रही है देश के अंदर, ये कहीं ना कहीं विश्व की पटल से एक सोची समझी रणनीति है। और मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर युवाओं को आगे आना चाहिए, और हमारी माताएं बहनों को आगे आना चाहिए, और धर्माचार्यों को आगे आके इन विषयों को जनता के अंदर जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि हमें इनके प्लान जो इस देश का इस्लामीकरण के लिए काम कर रहे हैं उससे बचना चाहिए, और इनको मुंहतोड़ सबक सिखाने की जरूरत है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार सभाएं करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पत्रक वितरित करते हैं और मीटिंग करते हैं। और आने वाले समय में हमने ठाना है
हम लोगों ने और विभिन्न हिंदुवादी संगठनों के साथ मिलकर देश का हिंदुत्व जागरण यात्रा निकालेंगे, जिसमें लव जिहाद, जनसंख्या नियंत्रण, बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान भगाने का जो विषय है, इन पर लगातार वर्क करेंगे और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तियों तक ले जाने का लगातार प्रयास रहेगा और हमारे देवस्थान जो है उनको इस मानसिकता से मुक्त कराने का काम करने का लगातार प्रयास करेंगे। जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है इसमें लगातार अगर मुस्लिमों को आप कोसते हैं, हिंदू भी तो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, जनसंख्या तो उनकी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। नहीं तो इसमें परेशानी क्या, इसमें परेशानी क्या, जब हमारा कड़ा कानून आ जाएगा, हमारे देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण सख्त कानून आ जाएगा, तो मुझे लगता है चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, सभी उस कानून का पालन करेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कौन कानून लाएगा? इंदिरा गांधी लाई तो थी, नसबंदी के लिए प्रेशराइज किया, सरकार गिर गई। नहीं, सरकार के नहीं, आप किसी भी एक आम आदमी से पूछ लीजिए जाके, आम आदमी, आप तो रिपोर्टर हैं, आप इतने सीनियर पत्रकार, आप पूछिए जनसंख्या बढ़ाने से लाभ क्या है? भैया हमारी प्रकृति की बनाई हर व्यवस्था सीमित है ना, हमारे संसाधनों को हक को, भैया आपके यहाँ अगर 2 बीघा होता, अगर 2 लोग हुए तो 1 बीघा हुआ ना। तो आप देखिए अगर जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाने का मकसद क्या है? देखिए इनका जो सोच है, पहले तो इस देश के अंदर जनसंख्या बढ़ा के पहले जनसंख्या बढ़ाएंगे, फिर सत्यांतरण करेंगे। सत्यांतरण के बाद धर्मांतरण कराने के लिए बहुत आसान है। पूर्व का आप जब इतिहास देखोगे, जिन्होंने तलवार की धार पे, बंदूक के नोक पर, वो अकबर की औलादों ने, कट्टरपंथी जिहादियों ने हिंदुओं के साथ लगातार ये किया ही, एक सोची समझी रणनीति है। और मुझे ऐसा लगता है अगर आज इस देश के अंदर युवा, आज इस देश में राष्ट्रभक्त अगर जागरूकता के मामले में पीछे रहेगा तो मेरा देश बहुत पीछे चला जाएगा। लगातार इस पर प्रयास रहता है। मुझे लगता है सख्त कानून आए और कड़ी से कड़ी सजा हो। अगर तीसरा बच्चा होता है, आपको परेशानी सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों से है या फिर देश के भी मुसलमानों से? नहीं, देश के देखिए राष्ट्रभक्त मुसलमानों से कोई हम लोगों की एलर्जी नहीं है। चाहे संघ हो भी काम करता है या जो पार्टियां, जो हिंदुवादी विचारधारा के लोग काम करते हैं, उन्हें इस देश के राष्ट्रभक्त मुसलमानों से परहेज नहीं है। लेकिन है APJ अब्दुल कलाम इसी देश से निकले, वो भी एक मुस्लिम थे। कई इस देश के अंदर मुसलमानों ने अच्छा काम किया, लेकिन आपकी मानसिकता क्या है? आप बताइए, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, क्यों नहीं जाहिल कट्टरपंथी मुसलमान को आगे विरोध करना चाहिए कि भैया आपकी वजह से, आपकी कट्टरता से, आपकी जाहिलता से, आपकी लव जिहाद जैसी बीमारियों के कारण पढ़े लिखे समृद्ध मुसलमानों का भी बहिष्कार हो रहा है, उनकी शून्य है मान्यता उनकी। मुझे लगता है इस देश के पढ़े लिखे मुसलमानों को आगे आना चाहिए, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान है उनको आगे आना चाहिए, और जाहिल कट्टरपंथी मानसिकता की विचारधारा की तिलांजलि देने में उनका योगदान। कई नेता हैं, हिंदूवादी नेता हैं जो बहुत कट्टर हैं, उनके भी बयान बड़े घातक रहते हैं, उसका सर काट लाओ, इनका काट लाओ, तो वो भी तो कट्टरता फैला रहे हैं, उनके लिए क्या कहें? मुझे लगता है कि आज के दौर में धर्म के प्रति कट्टर होना जरूरी है। तो मुस्लिम भी तो धर्म के प्रति कट्टर वो कट्टर नहीं है। देखिए हिंदुओं के प्रति या हिंदू धर्म के प्रति कट्टरता अगर धर्म को बचाने के लिए है तो मुझे लगता है जायज है, लेकिन वो कट्टरता के साथ साथ गला काटते हैं। चाहे आप अभी अफगानिस्तान देख लीजिए या अन्य विश्व की विभिन्न कंट्रियों में आप देखेंगे तो उन्हें क्या किया है, कृत्य क्या किए हैं। और रही बात जो हिंदू की कट्टरता की बात करते हैं आप मुझे बताइए, हमारे देवी देवता आस्था का केंद्र है। उन कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के लोगों के लिए हमारे देवी देवता नृत्य, मनोरंजन और पैसा कमाने का संसाधन है। तो अगर हमारे धर्म को बचाने के लिए अगर हमारे देश के अंदर या राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग धर्म पर समर्पित हो रहे, तो इसे कट्टरता का नाम नहीं कह सकते हैं, बल्कि उन्होंने ऐसा काम किया, धर्म पर समर्पित है। आप मुझे बताइए, क्या किसी की हिम्मत है इस देश के अंदर जैन धर्म के बारे में बात करने की, सिख बंधुओं के बारे में बात करने की? क्योंकि धर्म पर समर्पित है, वो गला कटा देंगे लेकिन अपने धर्म का अपमान नहीं करेंगे। और हमारे यहाँ हमारे गणेश छाप बीड़ी, कुबेर खैनी, हमारे देवी देवता जहाँ का वहाँ के लोग क्या क्या मजाक उड़ाते हैं, ये गलत है ना। इस पे अगर हम लोग काम करते हैं तो क्या उस अपराध कर रहे हैं? हमें लगता है इस देश के विभिन्न कॉलेजों में हो, विभिन्न यूनिवर्सिटियों में हो, हिंदुवादी विचारधारा के लोगों को आगे आना चाहिए। और इस देश का देखिए युवा जो है, इसीलिए भारत रक्षा मंच ने महिला मंच और युवा मंच का निर्माण किया है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ और हमारे संगठन के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो भी ऐसा मानते हैं कि अगर एक महिला जागती है तो 2 परिवारों को मैनेज करती है, 2 परिवारों के अंदर विचारधारा का समावेश करती है। लेकिन अगर एक युवा जाग जाए तो मुझे लगता है एक स्वामी विवेकानंद जी जागे थे, पूरे विश्व में क्रांति लाए थे, हिंदुत्व का वो डंका बजवाया। और आज अपना देश लगभग 60% युवाओं का है,
भारत रक्षा मंच किस दल की विचारधारा का समर्थन करता है, किस दल को प्रमुखता से मान रहा है, किस दल का समर्थन करता है? भारत रक्षा मंच जो इस देश का राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए काम करे उस दल का हमेशा समर्थन करता है। और अभी आप चुनाव देख रहे हैं, चुनाव जो हो रहे हैं 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, आपने देखा। आप मुझे बताइए कितनी पार्टियां राष्ट्रवाद पे काम कर रहे हैं? आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, मणिपुर और पंजाब जैसे राज्यों में जिन्नावाद की क्या जरूरत है? आपको मतलब इस देश के महापुरुषों से है ना कि जिन्ना से मतलब है। आपके हिसाब से कोई दल अभी राष्ट्रवाद की बात नहीं कर रहा है? नहीं, राष्ट्रवाद की पैमाने पे के अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से उनका लक्ष्य क्लियर था। हमें धारा 335 से सीए एनआरसी, जनसंख्या नियंत्रण ऐसे विषयों पर उन्होंने काम किया, कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की विचारधारा पे काम किया, तभी जनता ने उनको स्वीकार किया है। सीए एनआरसी को लेकर के खूब प्रदर्शन देश भर में हुए हैं और 3 कानून जो आए, 3 कानून पर सरकार बैकफुट पर चली गई। और चूंकि कोरोना के चलते सीए एनआरसी को जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको रोक दिया गया था, क्या सीए और एनआरसी में भी सरकार बैकफुट पर जा सकती है? सरकार बैकफुट पर देखिए, हमारे देश के लोगों की कमी है। आप विश्व की विभिन्न पटल पे बैठ चलने वाली सरकारों में देखोगे जनता वहां साथ देती है। हमारे देश की जो जनमानस है वो क्या सोचता है? सरकार आ गई है, सारी जिम्मेदारी सरकार की है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को जो योजनाएं, जो पॉलिसियां ला रही है, जो सीएनआरसी या जनसंख्या नियंत्रण या अवैध घुसपैठी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या जैसे बिल ला रही है, जिस पे काम कर रही, इस देश के आम जनमानस को आवाज उठाने की जरूरत है। जब हम सरकार के इन पॉलिसियों के साथ खड़े नजर आएंगे तो सरकार का हौसला बढ़ेगा और सरकार भी अपने को ताकत मानेगी, क्योंकि इस देश के अंदर एक ऐसा धड़ा है जो काफी वर्षों से काम कर रहा है, लव जिहाद, जनसंख्या नियंत्रण पे या अवैध घुसपैठी, बांग्लादेशी। क्यों आप मुझे बताइए, आप जाएंगे मुंबई देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, एक एमआईएम के नेता ने न जाने कितने लोगों के, बांग्लादेशी अवैध घुसपैठी लोगों के आधार कार्ड बनवा देता है, वोटर कार्ड बना देता है। ये इस पे कितनी पार्टियां आवाज उठाती हैं और कितने तो यूपी में भी बन रहा है। तो ये गलत है ना, इस पे हम लोग काम करते हैं, इस पे हम लोग आह्वान करेंगे। ये जो चुनाव हो रहा है, इस देश के जनमानस को ये सोचना चाहिए, जनमानस को ये बात करना चाहिए कि आप सत्ता में आएंगे, आप बताइए ना सीएनआरसी पे क्या काम करेंगे, आप लव जिहाद पे काम क्या करेंगे, आप जनसंख्या नियंत्रण पे काम क्या करेंगे? ये आम वोटर को सोचना चाहिए, आम जनमानस के लोगों को ये सोचना चाहिए। और उस पे जनता की भी जैसे वोट मांगने जा रहे हैं तो इनसे कहना चाहिए भैया आप इन विषयों पे क्या करने वाले हैं, आप इन मुद्दों क्या करने वाले हैं? कोई संगठन बेरोजगारी और महंगाई इन पर क्यों नहीं काम करता? सब कोई, जब ज्यादातर संगठन देखते हैं तो कोई एनआरसी के पीछे पड़ा है, कोई रोहिंग्या के पीछे पड़ा है, कोई हिंदुओं के पीछे पड़ा है। ये जो युवाओं के लिए काम क्यों नहीं किया जा रहा है, कोई जनसंख्या वृद्धि? तो ये मतलब हमारा कहने का मतलब है जो मूल समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन पर कोई काम नहीं करती। देखिए, सरकारें अपनी पॉलिसियां बना के बेरोजगारी और विकास पे काम करती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है और जो देश के प्रबुद्ध, तो नहीं लगता ये मुद्दे प्रमुख होने चाहिए, एनआरसी से ज्यादा प्रमुख? ये भी प्रमुख मुद्दे हैं, ये भी प्रमुख मुद्दे हैं। देखिए, जो आपने विकास की बात किया, आप अफगानिस्तान में क्या हुआ, विकासवाद पे करते करते और कट्टरतापंथी वाले, जाहिलता वाले लोगों ने सांसद भाग के आए, राष्ट्रपति भाग के चला गया। तो ये थे आशीष वाजपेयी जो कि भारत रक्षा मंच चला रहे हैं, लगातार रोहिंग्या, मुस्लिम्स और सीए एनआरसी जैसे मुद्दों को लेकर के, लव जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर के देश भर में काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों से हम बातचीत करते हैं, उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें समग्र चेतना। नमस्कार।